धर्मपाल सिंह नाम का एक कैदी होता है। उस कैदी को निचली अदालत से सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उच्च अदालत में जाकर अपील करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के यहाँ अपील करता है और धीरे धीरे करके ऐसे ही 18 साल का वक्त बीत जाता है। 18 साल के वक्त में उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर रखा जाता था, ऐसी काल कोठरी में रखा जाता था जहां ना तो सूरज होता था, ना ही किसी चिड़िया की चहकने की आवाजें आती थी, ना ही किसी इंसानों की आवाज आती थी। साल में सिर्फ एक बार ही वो सलाखों से बाहर निकल के आता था। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ वहीं करना होता था, एक ऐसी काल कोठरी के अंदर जहां किसी की कोई आवाजाही नहीं होती थी। ऐसे ही उस व्यक्ति को जब देखा जाता है तो 46 साल उसकी उम्र होती है और 46 साल की उम्र में वो 70 साल का दिखने लगता है। आखिरकार 13 साल 5 महीने के बाद राष्ट्रपति उसके फाइल को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस बीच में 4 राष्ट्रपति बदल जाते हैं। पहले राष्ट्रपति KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। आखिरकार प्रणब मुखर्जी ने 4 अप्रैल साल 2013 को उसकी अपील को खारिज कर दिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि इस व्यक्ति को फांसी मिलनी ही चाहिए। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का जिला है सोनीपत और सोनीपत सदर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है शाहपुर तुर्क। ये 17 जनवरी साल 1991 की बात है। 19 साल की एक लड़की जिसका नाम पूनम उर्फ विमला होता है, अपनी छोटी बहन निर्मला के साथ पहुंच जाती है सीधा SHO के पास, थानेदार के पास, और जाने के बाद कहती है कि साहब, गांव का ही एक लड़का है, नाम इसका धर्मपाल सिंह है, उसने मेरे साथ घर में घुसकर बलात्कार किया है। जैसी उस लड़की ने ये बात कही, पुलिस वालों ने इस मामले में FIR दर्ज करते हैं और FIR दर्ज करने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 11/1991 IPC की धारा 376 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिशें दी जाती हैं। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति जिसका नाम होता है धर्मपाल सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस वक्त जब इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था तब उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल के आसपास रही होगी। गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और जब उसे जेल भेजा जाता है तो 2-3 साल यानी कि साल 1993 में उसे अदालत की तरफ से एक फैसला आता है और ये कहा जाता है कि इसको 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। बस वो सलाखों के पीछे था ही, लेकिन सलाखों के पीछे रहने के साथ साथ ही इसी बीच में जो पूनम होती है, पूनम उर्फ विमला होती है, उसकी शादी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक गांव लगता है, वहां का रहने वाले एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। वो अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन इसी बीच में जो धर्मपाल सिंह होता है, उसने अदालत में जाकर हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर एक अपील दायर की। उसने एक जमानत के लिए एक याचिका दायर की और उसकी जमानत को मंजूर कर लिया जाता है। उसकी याचिका को मंजूर कर लिया जाता है और उसको जमानत मिल जाती है। 4 जून साल 1993 को वो जेल से यानी कि जमानत पर बाहर आ जाता है। और जैसे जमानत पर बाहर आ जाता है, अभी 1, 2, 3, 4, 5 ही दिन बीते थे कि उसके सर पर खून सवार हो जाता है। वो अपने छोटे भाई जिसका नाम निर्मल होता है, अपने छोटे भाई के साथ निर्मल के साथ जाता है और सीधा पहुंच जाता है पूनम उर्फ विमला के घर पर। ये रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और तारीख थी 10 जून 1993। जैसे वो घर जाता है, घर जाने के बाद उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, उसके भाई के हाथ में भी धारदार हथियार होता है और यहाँ जाने के बाद जो पूनम होती है उसके पिता पर वो ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। पिता का नाम तालेराम होता है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। मां ने भागकर किसी तरकीब से जान बचाने की कोशिश की, वो गली से बाहर निकल जाती है, लेकिन कातिलों ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद उस पर भी एक के बाद एक कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच में जो पूनम होती है, पूनम की जो बहन थी छोटी, जिसका नाम नीलम होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, उसने भी अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसको भी जान बचाने का मौका नहीं मिलता है। और जब यह कत्लेआम हो रहा था तो इनकी चीखें दूर दूर तक सुनी जा रही थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पास में आए और आकर बचाने की कोशिश करे। पूनम का भाई होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, नाम उसका प्रवीण होता है। प्रवीण भी खूब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन ना तो उसकी चीखों की आवाज़ कातिलों तक पहुंच रही थी और ना ही उसकी चीखों की आवाज़ आसपास के जो गांव के घर है वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। और एक और भाई होता है जिसका नाम टीनू होता है, जिसकी उम्र 12 साल होती है। एक ही रात के अंदर लगभग एक घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ही 5 कत्ल कर दिए जाते हैं, वो भी भयानक रूप से। जो जहां मिल रहा था उसको वहीं पर कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा था। वो बचने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था और कातिल ने
उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद खींचता हुआ, घसीटता हुआ सबको एक जगह लाकर लाशों का ढेर लगा देता है। 5 लाशें थीं। अब यहाँ से ये जानकार बताते हैं, आसपास के लोग बताते हैं, मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस लड़की तक खबर पहुँच जाती है जिसका नाम पूनम होता है। तो पूनम अपने जब पति के साथ मौके पर पहुँचती है, मौके पर आने के बाद फिर गाँव में जब अपने एक बहन को, 2 भाइयों को, माता और पिता को मरा हुआ देखती है, उनको बहुत बुरी तरह से कटा हुआ देखती है, तो उसके बाद फिर गाँव के लोगों से हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपील करती है कि मेरे साथ थाने चलो और एफआईआर दर्ज करा दो ताकि हम इनका पोस्टमार्टम करा सकें या और कार्रवाई करा सकें। लेकिन गाँव के अंदर शायद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मामले में कुछ कदम उठाते या कुछ बात करते। आखिरकार वो लड़की अकेले ही थाने पहुँच जाती है और थानेदार होते हैं उस वक्त चमन लाल। चमन लाल के पास जैसी ही सूचना पहुँचती है तो बड़ी संख्या में फोर्स मौके पे पहुँच जाती है, गाँव में आ जाती है। और गाँव में आने के बाद सभी लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि एक-एक व्यक्ति को कई-कई बार कुल्हाड़ियों से, कई-कई बार किसी धारदार हथियार से वार किए गए थे। आखिरकार ये मामला फिर अदालत पहुंच जाता है। अदालत में जाने के बाद तारीख पे तारीख पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो ऐसी ही एक तारीख आती है 5 मई साल 1997 में सोनीपत की जिला अदालत से ये फैसला सुनाया जाता है कि इन दोनों भाई यानी कि निर्मल सिंह और जो उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम धर्मपाल सिंह होता है, इनको आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण ना निकल जाए। इस तरह की बात थी। आखिरकार इन्हें मौका मिलता है। दोनों भाई फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं और हाई कोर्ट भी इस निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखता है और इस फैसले को बरकरार रखने के बाद इन्हें फिर एक और मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो 18 मार्च 1999 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक फैसला आता है और फैसले में कहा जाता है कि जो निर्मल की जो सजा है उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है, क्योंकि वो उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया था और ना ही कोई उसकी ऐसी कोई दुश्मनी थी और वैसे भी उसका इसमें पूरे मामले में प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बात सामने आती है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। लेकिन धर्मपाल सिंह पर कोई रहम नहीं था, कोई राहत नहीं थी और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। ऐसे ही फिर से आगे वक्त बढ़ने लगता है। उसने 7 फरवरी साल 2000 की बात है, धर्मपाल ने राष्ट्रपति के यहाँ पर अपील कर दी और अपील करने के बाद उसने अपनी सजा को यानी कि फांसी की सजा को कम कराने के लिए मांग की कि मेरी सजा को कम कर दिया जाए। उस वक्त वो जवान ही था जब वो जेल गया था पहली बार, तब लोग 22-23 साल के आसपास का। जब दूसरी बार वो जेल जाता है, क्योंकि उसने 2-4 दिन ही, वो 5 दिन ही बाहर रहता है, उसके बाद फिर से जेल जाता है, तब उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो जाती है। इस बीच में KR नारायण राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उन्होंने इस फाइल को देखा भी नहीं, उनके पास तक ये फाइल पहुंची भी नहीं है। क्या बात रही होगी, टेक्निकल बातें हो सकती हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब के पास भी ये फाइल नहीं पहुंच पाती है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होती हैं, उनके पास भी फाइल नहीं पहुंच पाती है। प्रणब मुखर्जी के पास जब फाइल पहुंचती है तो उनके पास भी पहुंचने में वक्त लगता है और 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल हो जाते हैं और 4 राष्ट्रपति कार्यकाल होने के दौरान ही 13 साल 5 महीने का वक्त बीत जाता है। तब जाकर प्रणब मुखर्जी ने 4 अप्रैल साल 2013 को आखिरकार इस अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन इस अपील की जब खारिज होती है तो एक बात और साथ में चलने लगती है और वो तारीख पिछली बीती हुई तारीख थी 19 नवंबर 2003। 19 नवंबर 2003 को जो बलात्कार के मामले में वो जेल गया था, जिसमें उसको 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, दरअसल उस मामले में तो उसे अदालत ने बरी कर दिया था। और बरी करने के साथ फिर एक कहानी सामने आती है। दरअसल मेरठ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम तालेराम होता है। तालेराम मेरठ के ही किसी गांव का रहने वाला होता है। वो खाने कमाने के इरादे से पहुंच जाता है सोनीपत के इस जो सदर इलाका है, उसका गांव लगता है शाहपुर तुर्क, और शाहपुर तुर्क में एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसका नाम नाथन होता है। नाथन बिल्कुल अकेला होता है, उसके परिवार में कोई नहीं था, उसका सगा कोई नहीं था, खानदान में तो उसके थे, लेकिन उसके पास 4 एकड़ जमीन होती है, साथ ही उसके पास एक घर होता है। जैसे वो नाथन इस लड़के को देखता है, तालेराम को देखते ही उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं। इस तरह की बात थी। तालेराम ने कहा मुझे तो साहब कोई ऐतराज नहीं है। तो इस यहाँ पर ये तालेराम इस नाथन के घर में रहना शुरू कर देता है और ये फिर वक्त आगे बढ़ने लगता है। तभी नाथन ने तालेराम की एक लड़की जिसका नाम कृष्णा होता है, कृष्णा से वो शादी करवा देता है। और जैसे कृष्णा से शादी होती है तो कृष्णा को फिर 3 लड़कियां पैदा होती हैं और 2 बेटे पैदा होते हैं। यदि हम 3 बेटियों की बात करें तो सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम निर्मला होता है, दूसरी बेटी का नाम पूनम उर्फ विमला रखा जाता है, तीसरी बेटी का नाम नीलम रखा जाता है और 2 बेटे होते हैं, एक का नाम टीनू होता है और 5वें बच्चे का नाम होता है परवीन।
2 बेटे 3 बेटियां होती हैं। इस घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस जो नाथन के एक परिवार के ही सदस्य होते हैं, जिनमें धर्मपाल और भी कई परिवार के लोग होते हैं, उन्हें इस बात से ऐतराज था कि जमीन को लेकर जो झगड़ा था, 4 एकड़ जमीन थी, घर था, इस बात को लेकर आपस में विवाद था। और बताने वाले ऐसा बताते हैं कि ये बलात्कार का जो मुकदमा लिखवाया गया था साल 1991 में, थाने में जाकर खुद पूनम जाती है कि मेरा साहब इसने बलात्कार किया, घर के अंदर घुसा और इसने ये सब काम किया धर्मपाल ने। तब जाकर इस मामले में यह बताया जाता है कि उस जमीन का ही झगड़ा था, असल झगड़ा, और ये बलात्कार जैसी कोई बात नहीं थी। यही कारण है कि साल 2003 में 19 नवंबर की वो तारीख थी, आखिरकार उसको उस बलात्कार जैसे गंभीर अपराध से बरी कर दिया जाता है। लेकिन वो बरी जरूर हो जाता है, लेकिन साल 1997 से लेकर साल 2013 तक वो अलग अलग कई जेलों के अंदर रहा। और जब ऐसा बताया जाता है कि जिसको फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है, उसको तन्हाई वाली जेल में रखा जाता है, और तन्हाई उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है, लेकिन उसको ऐसी जगह रखा गया था, ऐसी काल कोठरी के अंदर रखा गया था जहां ना किसी आदमी की आवाजाही होती थी, ना ही किसी इंसानों की आवाज़ सुनी जाया करती थी, ना ही किसी जानवर की आवाज़ आया करती थी, और ना ही किसी से मिलने की अनुमति हुआ करती थी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों की नज़र उस पर जरूर रहती थी, लेकिन ना उसने कभी उगता हुआ सूरज देखा, ना ही उसने कभी डूबता हुआ सूरज देखा। ऐसे ही करते करते थोड़े बहुत नहीं, 18 साल का समय बीत जाता है, और उसी जगह पर उसका रहना होता था, उसी जगह पर उसका सोना होता था, उसी जगह पर टॉयलेट किया करता था, सब कुछ एक ही जगह किया करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा मौका आता है जब वो उस काल कोठरी से बाहर निकलने के बाद वो लोगों की आवाज़ भी सुना करता था, सूरज भी देखा करता था, पक्षियों को भी देखा करता था। इस तरह की चीज़ें होती थीं। इसी बात का लेटर जब राष्ट्रपति को लिखा जाता है, तो राष्ट्रपति ने हालांकि इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि इसकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन एक बार फिर उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा मौका पड़ जाता है कि साल 2013 में अप्रैल का वो महीना था कि फांसी की तारीख भी तय कर दी जाती है कि फला तारीख को इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अपील करना जब शुरू किया जाता है, और अपील की जब की जाती है, तो फिलहाल उस वक्त उसकी फांसी की सजा को टाल दिया जाता है, उसकी जो तारीख थी सस्पेंड कर दिया जाता है कि आगे इस तारीख को रखा जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जब फिर से अपील की जाती है, तो 2-3 बैकग्राउंड बनाए जाते हैं। और पहला बैकग्राउंड होता है, राष्ट्रपति के यहाँ 13 साल 5 महीने का वक्त लगा इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। साथ ही दूसरा कोज रखा जाता है कि निचली अदालत से आए फैसले के बाद इस व्यक्ति को लगातार 18 साल के आसपास तक एकांत जगह पर रखा गया था। इसने ना इंसानों को देखा, ना कुछ देखा, और 40 साल की इसकी उम्र होती है, और 40 साल में ये 70 साल जैसे बूढ़े आदमी की तरह दिखाई देता है। तीसरा ही एक ऐसा ही कोज होता है कि 19/11/2003 के निर्णय के बाद बलात्कार से जिस आदमी को बरी कर दिया गया हो, और राष्ट्रपति के समक्ष वो वाला मामला मुद्दा पहुंचाया ही नहीं गया था, जबकि इसके भाई की जो सजा थी, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि उसके भाई का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अगर देखा जाए तो आपराधिक रिकॉर्ड इसका भी नहीं था, क्योंकि इस पर भी ये जो मुकदमा लिखा गया था, शायद ये फर्जी तरीके से मुकदमा होगा या फिर किसी और तरीके से बात होगी, क्योंकि अदालत ने ही इसको 2003 में बरी कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में इसने जब ये कोज लगाए, तब 21 अप्रैल 2015 को इसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था। एक मेरे जेल अधिकारी से बातचीत हुई थी, मैंने उनसे जानने की कोशिश की यदि ऐसे किसी व्यक्ति की जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो और उसकी सजा को फिर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया हो, तो उसके दिन और रात ये सब इनकी गिनती होती है, और गिनती करने के बाद अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग मसौदा होता है, और अलग प्रदेशों के मसौदे में ये पता चलता है कि कहीं 20 साल है, तो कहीं 15 साल है, तो कहीं इस तरह से आजीवन कारावास का मामला होता है। उम्मीद ये की जा रही है, ऐसा मुझे भी लगता है, और मैंने उनसे भी पूछा और जानकारों से बातचीत की कि इस अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई होगी, तो ये व्यक्ति जिसका नाम धर्मपाल सिंह होता है, ये जरूर सलाखों से बाहर पहुंच गया होगा। और जो भी इस आसपास के इलाके के जहां की ये घटना है वो लोग देख रहे हों, धर्मपाल आज किस स्थिति में है या नहीं है, तो जो भी है वो कमेंट करके हमें इस घटनाक्रम के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जमीन के टुकड़े को लेकर किस तरह से 2 परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। शाहपुर तुर्क में ऐसा बताया जाता है कि इस घटना के बाद ना तो पीड़ित पक्ष उस गांव में था और ना ही आरोपी पक्ष उस गांव में था। इस गांव से वो पलायन कर जाते हैं। जो बहनें होती हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो भी किसी दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि अभी तालेराम की 2 बेटियां अभी जिंदा बताई जाती हैं, ऐसे भी जानकारी है। दोस्तों, जाते जाते ये रोहन अरबाज शेख हैं, साथ ही सुभान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें लक्ष्मी नारायण, सर्वेश कुमार, दौलत राम सिंह, मुकेश सिंह, गणेशी लाल चौटाला,
निसार अली खान, शकील अंसारी, जयंत सिंह, हिमांशी, निशांत शर्मा, विक्रांत गुप्ता, खुशबू जायसवाल, वीरू शाह रायपुर से, निशा ठाकुर, मोहम्मद फरमान पाशा मुरादाबाद से, सुल्तान बागपत से, हबीब खान असम से, फारूक मंसूरी झारखंड से, मोहम्मद फैजान सहारनपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।